नाज़रीन, आज कराची के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सड़क के ऊपर ख़तरे से खाली नहीं। आज इस जगह पे जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे आज से 2 दिन कबल एक तालिब इल्म जो कि NIT से ताल्लुक़ रखता था, उसको यहाँ पे डकैती के ऊपर मज़ामत करने पे उसको गोलियों का निशाना बनाया गया और वो जहाँ बहक हो गया। सवाल ये है कि पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है या पुलिस को यहाँ पे क्या करना चाहिए। आज की हमारी वीडियो इसी बारे में। कराची क्राइम का हमेशा से क्रिमिनल्स के हाथों यरगमाल बना रहा है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कराची और इंडिया में देखा जाए तो दिल्ली में 1.5 करोड़ आदमी डेली आते हैं अपना काम करने के लिए और अपने काम से वापस दिल्ली से बाहर जाते हैं। कराची में जितने भी लोग आते हैं कराची में, वो रोज़ाना की बुनियाद पर वापस नहीं जाते। आते हैं यहीं पर एक घर के अंदर 17, 18 आदमी रह रहे होते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। और उसमें जिससे पहले KPK से काफ़ी लोग आते थे और इस वक्त जो ज़्यादातर लोगों के आने की तादाद है वो जनूबी पंजाब से, जिनको ये करीब पड़ता है और वहाँ पड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, दीगर काम है, कच्ची आबादियों में रहते हैं। और जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर चूँकि गलियाँ पतली हैं, वहाँ पर हमारी जो फोर्सेस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनका एक्सेस कम होता है और वहाँ पर लोग आसानी से छुप जाते हैं और इस तरह का मामला रहते नहीं। अब जब लोग आ रहे हैं कराची में, जो लोग आ रहे हैं उनका कोई डेटा नहीं बन रहा कि कौन आ रहा है कराची में, कौन जा रहा है। एक रेंजर्स की चौकी है सुपर हाईवे के ऊपर, वो देखती है, तलाशी लेती है, शनाख्ती कार्ड लेती है और काम कर लेती है। हमारे यहाँ हर आने वाले का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में पूरे ममलिकत में, पूरी रियासत के अंदर जो भी कोई शख्स अगर जुर्म करता था या जुर्म करके पकड़ा जाता था, उसकी कोई FIR होती थी तो उसकी FIR की कॉपी और उसके FIR के मुंदरजात और उसके FIR की तफसील उसके परमानेंट एड्रेस के थाने में भेजी जाती थी कि ये शख्स बम्बई में, कराची में, दिल्ली में कहीं और पकड़ा गया है, इसने ये जुर्म किया है, लिहाजा इसका इंदराज किया जाए यहाँ पर, ताकि जब उसकी पुलिस वेरिफिकेशन बने तो पुलिस वेरिफिकेशन पे उसके जो इलाके का थाना है वो उसकी वेरिफिकेशन देता था। हमारे यहाँ ये होता है कि पूरे मुल्क से लोग आते हैं, किसी का कोई नहीं पता कि कौन हाजी है, कौन नमाजी है, कोई कौन क्रिमिनल है, कौन चीटर है, कौन डाकू है, कौन मफरूर है। कराची इंसानों का एक जंगल बन के रह गया है बद इंतज़ामी की वजह से। अब जो डकैती की वारदातें इस वक्त हो रही हैं इन्हें मैं कहूँगा कि ये बड़े अनाड़ीपन से हो रही है। वो लोग डकैती कर रहे हैं जिनको खुद पकड़े जाने का खौफ है। जब किसी चोर डाकू को अपने पकड़े जाने का खौफ होता है तो वो इस बात पर ज़हनी तौर पर तैयार होता है कि जो आदमी मज़ामत करे मैं उसको गोली मार दूँ और मैं भाग जाऊँ, मैं ना पकड़ा जाऊँ। और ये खौफ साइकोलॉजिकली उन लोगों में होता है जिनको इलाकों से वाक़फ़ियत नहीं होती, लोगों से आशनाई नहीं होती और जिस शहर में डकैती कर रहे हैं उस शहर के लोगों का मिजाज पता नहीं होता। ये हरकतें वो उस तरह के लोग करते हैं। अब मेरी इस बात का मकसद ये नहीं है कि जो कराची में आ रहे हैं सारे वही लोग डकैतियाँ कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। यकीनन जब क्राइम होता है तो उसमें मकामी लोग और बाहर के लोग सारे शामिल होते हैं और जो बाहर के लोगों का ग्रोह उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक मकामी सतह पर कोई क्रिमिनल उनके साथ ना हो या उनकी एयानत ना कर रहा हो या उनको असलहा सप्लाई ना कर रहा हो या उनको छुपने की जगह प्रोवाइड ना कर रहा हो या पुलिस अगर उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो पुलिस से लेन देन ना कर रहा हो। इसका एक तरीका बेहतरीन यही है कि जितने लोग पकड़े जाते हैं इनके अपने मकामी थानों के अंदर इनके जुर्म का, क्राइम का इंदराज कराया जाए, जिसको इजरा कहते हैं। वो भेजा जाए, बयानिया भी कहते हैं उसको, वहाँ भेजा जाए पुलिस रूल के मुताबिक, ताकि लोगों को ये पता चले कि इनके इलाके वालों को कि बाहर जाके क्या डकैतियाँ कर रहे हैं, क्या क्राइम कर रहे हैं। यहाँ वो डकैतियाँ करता है, जाके गाँव के अंदर जाके घर बन रहा है, अम्मा अब्बा कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा अच्छा कारोबार कर रहा है। यहाँ पकड़ा जाता है, बंद होता है, जेल में होता है, किसी को पता ही नहीं होता।
سال 2 سال بعد وہ جب جاتا ہے تو وہ تو باہر سے آیا ہے، کراچی سے کما کے آیا ہے، یا دیگر کراچی لاہور سے جو بڑے شہر ہیں، سب جگہ کی ہر جگہ یہی پرابلم ہے۔ لاہور میں بھی یہی پرابلم ہے، ملتان میں بھی یہی پرابلم ہے، بہاولپور میں بھی یہ پرابلم ہے، پشاور، کوئٹہ اور دیگر جو بڑے شہر ہیں، پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، ہر بڑے شہر میں یہ پرابلم ہے، اور ایون حیدرآباد میں بھی یہ پرابلم ہے، اور سکھر میں بھی یہ پرابلم ہے۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنا پڑے گا۔ پولیس اگر یہ کہتی ہے کہ یہ سب شور مچایا جا رہا ہے، واویلا ہے، تو پھر ایسا کریں اس کو ان کو کہ ان سے سال 2 سال کا اسٹیٹسٹک لے لیں، جو اس سال کی لے لیں، 2022 کی لے لیں، کہ 2022 میں کتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں اور کتنے لوگ مزاحمت میں قتل و زخمی ہوئے۔ پتہ چل جائے گا کہ ڈی آئی جی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، یا تو پولیس سچ کہہ رہی ہے یا صحافت جھوٹ لکھ رہی ہے، اخبارات جھوٹی اور ڈیسک رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جی فلانا آدمی قتل ہو گیا، فلانا آدمی مر گیا۔ آج بھی آپ اخبار دیکھیں 3 آدمی موبائل چھیننے میں مزاحمت میں قتل ہوئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کرائم جو ہمارا ہو رہا ہے نا، اسٹریٹ کرائم، اس کو روکنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جس طرح مخبری کا انتظام جو ہے سرکاری سطح پر کیا جائے۔ انگریزوں کے زمانے میں مخبروں کو تنخواہ دی جاتی تھی، اور آج ہمارے یہاں زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ مخبروں کو پولیس والا اپنی جیب سے خرچی دیتا ہے، تو پولیس والا بھی جیب سے خرچی تو نہیں دے گا، یقیناً جب کہیں سے کمائے گا، کسی بھی طریقے سے کمائے گا، کسی بھی میتھڈ سے کمائے گا تو وہ اس کو پیسے دے گا۔ ایک تو مخبری کا نظام بہتر کیا جائے، دوسرا سی سی ٹی وی کیمرے کا جو معاملات ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے، تیسری بات یہ آ گئی ہے ہمارے یہاں ایک بات کہ نادرا اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ ایک جیو فینسنگ نام کی ٹیکنالوجی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں، کسی علاقے میں ڈکیتی ہوئی ہے، کسی میں رابری ہو گئی ہے، کسی میں قتل ہو گیا ہے، تو جیو فینسنگ کرنے کے لیے ان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ سروس سیلولر جو سیل کمپنی ہے، پرووائڈر کمپنی ہے، سروس پرووائڈر کمپنی ہے، ان کو فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجیے جیو فینسنگ کے لیے پولیس کو ایک ادارہ بنانا چاہیے باقاعدہ، کہ جیسے کسی علاقے کے اندر واردات ہو گئی تو وہ فوری طور پر اس کو اسی گھنٹے کی اسی وقتوں کی جیو فینسنگ کے لیے ہدایت دے دی جائے، اور آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں اس کی رپورٹ ہو جائے۔ جیو فینسنگ ہے کیا چیز؟ وہ جیو فینسنگ جو ایک ٹاور لگے ہوتے ہیں جس کو آر بی ایس ٹاور کہتے ہیں، ریڈیو بیس اسٹیشن کہتے ہیں، ہر سیلولر کمپنی کے، اس کی حدود میں جو آدمی داخل ہوتا ہے تو ہمارا موبائل دوسرے ٹاور سے کر کے کنیکشن اس آر بی ایس سے آ جاتا ہے جس کے علاقے میں ہم جاتے ہیں۔ جیو فینسنگ یہ بتاتی ہے کہ کس وقت کون سا موبائل اس ٹاور کے ذریعے کنیکٹ ہوا اور کس وقت اس ٹاور کے ذریعے نکل گیا، پھر موومنٹ اس کی کیا ہے کہ کس ٹاور سے آیا تھا۔ ملزمان اکثر کیا ہوتا ہے ایک ہی راستے سے آتے ہیں، واردات کرتے ہیں، اسی راستے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا قیام کتنی دور تھا، ایک شخص کیوں آیا ہے تو وہ کس کام سے آیا تھا، اس کا کیا تھا۔ تو جیو فینسنگ پہ ادارے بنا کے، ڈپارٹمنٹ بنا کے اس کو مضبوط کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی وارداتیہ کوئی پولیس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم مرزا، چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان۔ دیکھیں اس وقت جو کراچی ہے وہ رفتہ رفتہ ایک جنگل کا روپ دھارتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی کے 125 سے زائد تھانے کی جو پولیس ہے، تھانوں کی جو پولیس ہے، وہ کراچی کے 125 سے زائد تھانوں کی پولیس جو ہے وہ اس وقت اپنا کام کرنے میں بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت کم و بیش ایک محتاط اندازے کے حساب سے 3000 سے زائد جرائم پیشہ افراد کے سیٹ اپس چل رہے ہیں، اور ان سیٹ اپس کی وجہ سے کون چلا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کراچی کے شہریوں کا جینا گزر ہو گیا۔ آپ نہ گھر میں محفوظ ہیں، نہ روڈ پر محفوظ ہیں، نہ کسی تفریحی مقام پر محفوظ ہیں، نہ ہی کسی ہوٹل پر محفوظ ہیں۔ ابھی جو پے در پہ ڈکیتی میں، مزاحمت پہ قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں، اس پر کراچی پولیس چیف کا موقف یہ ہے کہ آپ مزاحمت نہ کریں۔ بھائی ہم تو مزاحمت نہیں کریں، لیکن آپ بھی تو کچھ کریں، آپ تو مزاحمت کریں کم از کم ڈاکوؤں کے سامنے۔ اچھا، اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ جو بلال نعیم کا جو مرڈر ہے این ای ڈی کے اسٹوڈنٹ کا، وہ ایک 16 سال کا تاجک افغان ہے جس نے قتل کر دیا۔ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟
तो अब वक्त आ गया है कि कराची में वर्क परमिट का इजरा किया जाए। कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन किए जाए और रजिस्ट्रेशन के बगैर उन्हें कराची शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाए। कराची का असल बाशिंदा जो है वो कराची का वोटर है। जिसका कराची में वोट नहीं है वो कराची में माशी या सियासी पनागुज़ीन है, और इन सियासी और माशी पनागुज़ीनों ने कराची के लोगों का जीना दुभर कर दिया। अब 16-16, 14-14 साल के लड़के जो हैं वो यहाँ डकैतियाँ कर रहे हैं, मुनज़्ज़म डकैतियाँ कर रहे हैं, मुनज़्ज़म क्राइम कर रहे हैं, और पुलिस कहती है कि उसे नहीं पता। अगर पुलिस को नहीं पता तो पुलिस का फिर काम क्या रह गया है? अब वक्त ये भी आ गया है कि तमाम थानों में मुकामी पुलिस अफसरान को तैनात किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जुडिशल मजिस्ट्रेट या सिविल जज जो है हर थाने का अलग होता है, उसकी सरबराही में कमेटी बनाई जाए जिसमें पुलिस वाले हों, वकला हों और शहरी हों, जो हर हफ्ते रेगुलर मीटिंग कर पूरे हफ्ते की जराइम की वारदातें और उनके कलाकमा के लिए, उनके सद्देबाब के लिए कार्रवाई करें। तमाम गैर मुल्की जो इस वक्त कराची शहर में रह रहे हैं, इन तमाम लोगों को फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए, और अगर उनको रखना भी है तो उनका रजिस्ट्रेशन का एक मजबूत तरीका वज़ा किया जाए। यकसा तौर पे पुलिस और अदलिया, अगर अदालत सज़ा नहीं देगी, उनको ज़मानत दे देगी, तो क्राइम नहीं रुकेगा। क्राइम रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि एक अदलिया तय कर ले, एक रेजुलेशन कर ले कि स्ट्रीट क्राइम और इस किस्म की डकैतियों में मुलविस लोगों को बेल नहीं देंगे, ज़मानत नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमारी ज़मानत हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से वकला जो है इंसानी हमदर्दी में ये तय कर लें कि ये चोरों डकैतों की जो है वो केसेस नहीं चलाएंगे। जो कराची का वोटर नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात ये मैं बात इस पर नहीं कह रहा हूँ कि मुकामी का मतलब, जो कराची का वोटर है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, वो पश्तो बोलता हो, सराइकी बोलता हो, ब्राहवी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, या कोई भी हो, वो सब कराची वाले हैं। और कराची वालों का अमन, कराची वालों का सुकून कराची पुलिस और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। और मैं एक बात और कराची के शहरियों से अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ जराइम पेशा अपराध को देखें, डरे नहीं, उसकी निशानदेही करें। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी निशानदेही करें, निशानदेही करके बताएं कि ये हो रहा है। और इस तरीके से अब जो कराची के नुमाइंदगी के दावेदार तंजीमें हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया, गवर्नर साहब का भी बयान आया और लोगों का भी बयान आता है कि जी ये बिलाल नहीं, इनके साथ लोगों वही पुरानी बातें कि साहब ये करे जाए, फला करे जाए, रेंजर्स के क्या अख्तियार आते हैं, रेंजर्स के अख्तियार आते हैं नहीं, रेंजर्स का डोमेन है कि नहीं है। बे अख्तियार गवर्नर ने अल्टीमेटम दे दिया कि साहब वो 48 घंटे के अंदर SHO अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। हुजूर SHO क़िबला दुरुस्त नहीं कर सकते। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पैसे पे चल रहा है। पैसा जनरेट करने के लिए कुछ न कुछ करवाना पड़ता है। लेकिन अगर अब ये नहीं हुआ तो आप यकीन कीजिए कि कमज़ोर आदमी का इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ताकतवर का कानून चलेगा, जो कि जंगल का कानून कहलाता है। और कराची के अवाम को इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा महंगाई के बाद अब ये चोरी डकैतियाँ, ये सारा जो बढ़ती हुई वारदातें, और सारे लोग खामोश बैठे हैं थोड़े दिन तक के लिए। आप ये देखिएगा, ये भी नोट कीजिएगा कि बिलाल नईम के कत्ल के बाद जो है वो थोड़ी सी उस इलाके में खामोशी हो जाएगी। ये पुलिस के लोग जितने भी हैं सबको पता है कि ये सेटअप्स कैसे चल रहे हैं और कौन कौन उनको चला रहा है और कौन कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है। कराची वालों का सुकून कराची पुलिस और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, और उसको ये जिम्मेदारी अब हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक वीडियो मैसेज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर एक लाहेअमल का भी ऐलान करेंगे। पुलिस की कारकर्दगी इस सूरत हाल में किसी भी तौर पे तसल्ली बख्श नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि यहाँ पे
جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا رہا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی مقدمات جو ہے وہ ضرور بنا دیے جاتے ہیں۔ سینیٹر اعظم سیاواتی کا ریسنٹلی کیس وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسی صورت میں کہ جہاں پہ پولیس اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گی اور اسٹریٹ کرائمز کے اوپر قابو نہیں پائے گی، یہ تمام خرابیاں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ کراچی کا المیہ بھی یہی ہے، اور یہاں پہ اب صورتحال ایسے ہی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کراچی کے اپنے باسی کراچی کو صرف کراچی نہیں لاوارث کراچی بھی کہہ رہے ہیں۔